हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल अभ्यास। मेरा नाम है नरेंद्र पालीवाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आरआरबी जेई या फिर आरएसएमएसएस भी जेई का ले लो, एसएससी जेई ले लो। जिस एसएससी जेई में पार्ट इसका कम रहता है, बट जो ये ऑब्जेक्टिव है पूरा जो भी आपके स्टेट का एईएन या जेईएन का एग्जाम होगा वो ये पूरी तरीके से कवर कर लेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी। देखिए, आपको हमेशा एक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक्टिविटी और इवेंट में डिफरेंस पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवेंट, या फिर एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसमें कैसे बताना है कि आपकी कौन सी चीज़ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी और कौन सी चीज़ इवेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसके लिए सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी मतलब आपका प्रेजेंट टेंस। आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी जो एक्टिविटी होगी वो आपकी प्रेजेंट में होगी, ठीक है। और आपका इवेंट जो है वो इधर या तो मतलब हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इवेंट या तो आपका पूरा हो चुका है, उसी को हम इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट जो होगा आपका वो हो जाएगी आपके पास्ट एक्टिविटी। सो आपको इसको कैसे डिटरमाइन करना है कि आपकी क्या चीज़ क्या रहेगी। तो उसके लिए सबसे ईजिएस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी कि आपको क्या करना है। आपको दो टर्म याद रखनी है। एक तो आईएनजी, इंग्लिश में हमने सुना होगा किसी के भी आगे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के आगे अगर हम आईएनजी लगा देते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा एक्टिविटी। किसी भी अगर सेंटेंस में आईएनजी वाली टर्म आ रही है, दैट इज़ डिगिंग या एक्सकेवेटिंग, तो वो हमारी हो जाएगी एक्टिविटी। और अगर पास्ट टर्म आ रही है, पास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, सपोज कि जैसे एक्सकेवेटेड, ईडी वाली जो टर्म लग गई लास्ट में, दैट इज़ ये वाली जो टर्म है आपकी ईडी, उस केस में ये आपकी हो जाएगी इवेंट, मतलब ये पास्ट एक्टिविटी। यही दो चीज़ आपको याद रखनी है, आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, क्वेश्चन में हमको पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी। सो पहला ऑप्शन है एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन, क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेकफास्ट। देखिए, पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन, या मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपको याद रखनी है एक्सकेवेटेड टर्म फॉर इवेंट। क्या ये एक्सकेवेटेड है? नहीं। सो ये भी हमारी एक एक्टिविटी होगी, ठीक है। क्योरिंग, देखिए यहाँ आईएनजी टर्म आ रही है, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, सो ये भी हमारी एक्टिविटी है। सेटिंग, अगेन आईएनजी टर्म, तो ये भी हमारी एक्टिविटी हो गई। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं ना अभी हम, ये भी प्रेजेंट की एक्टिविटी है, तो हमारी ये एक्टिविटी। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टी नोट, टी ओ, TP and TM are the optimistic, pessimistic and most likely time estimate of an activity respectively, the expected time T of the activity will be। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है। एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला था, दैट इज हम उसको TE से रिप्रेजेंट करते थे। उसको हम लिखते थे TO प्लस 4 मल्टीप्लाइज बाई TM प्लस TP डिवाइड बाय 6। सो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता था, एक्सपेक्टेड टाइम। तो आपको ऑप्शन में यही ढूंढना है। सो ऑप्शन ई जो है आपका वो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूले को, दैट इज T0 प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर द नेटवर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट। ये जो नेटवर्क डायग्राम आपको गिवन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको गिवन ऑप्शंस में से बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक्टिविटी ऑफ एन एक्सकेवेशन ऑफ अ फुटिंग। देखिए, एक्सकेवेशन तो चल रहा है, एक्टिविटी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब आगे करते हैं, एक्टिविटी ऑफ एन एक्सकेवेशन विच स्टार्ट्स एट इवेंट नंबर 1 एंड एंड एट इवेंट नंबर 2। ये भी एक तरीके से सही है, बट ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, वो है 8, और इन दोनों में ही 8 का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो मतलब ये पार्शियली करेक्ट है दोनों, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्टिविटी ऑफ एक्सकेवेशन विच टेक्स 8 यूनिट्स ऑफ टाइम। देखिए, इसमें आपका एक्सकेवेशन का भी कंसिडरेशन हुआ है और गिवन द 8 यूनिट जो टाइम का है उसका भी कंसिडरेशन हुआ है, तो हमारा मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में जल्दबाजी में कहीं आप ए और बी को टिक करके ना आ जाए। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द पर्ट इवेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब इनमें से पर्ट इवेंट क्या होगा, देखिए, डिगिंग ऑफ फाउंडेशन स्टार्टेड, ए ऑप्शन है। बी है डिगिंग ऑफ फाउंडेशन कंप्लीटेड। सी ऑप्शन है लेइंग ऑफ कंक्रीट स्टार्टेड एंड डी ऑप्शन है लेइंग ऑफ कंक्रीट कंप्लीटेड। देखिए, पर्ट इवेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि मतलब ये पहले कभी रिपीटेड नहीं हुआ हो ऐसा इवेंट हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि पर्ट इवेंट हो। सो
यहाँ पर चारों ही आपके पर्ट इवेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों ही देखो, आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि इससे पहले कंस्ट्रक्ट करे हुए हैं। हर साइट की अपनी जियोलॉजिकल कंडीशन अलग होती है, तो उसके ऊपर जब भी फर्स्ट बार कोई फाउंडेशन को आप डिग करोगे और उसको कंप्लीट करोगे तो उसकी कंडीशन पूरी ही अलग होगी। सिमिलरली कंक्रीट की कंडीशन पूरी ही अलग होगी, क्योंकि हर जगह फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अब हमें गिवन है इफ डी इज द ड्यूरेशन, ई एस एंड ई एफ आर द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, एल एस एंड एल एफ आर द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको क्या है, सारे रिलेशनशिप याद हो जाए। सो अर्लीस्ट फिनिश क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, ये हमने देखा हुआ है। हम ई एस के अंदर अगर हमारा जितना भी ड्यूरेशन गिवन है उसको हम प्लस करते हैं तो हमको जो मिलता है वो हो जाता है हमारा अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है। सिमिलरली लेटेस्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश माइनस का ड्यूरेशन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये भी हमारा सही है, ए और बी। थर्ड ऑप्शन है एल एफ इज इक्वल टू एल एस प्लस डी, यहाँ पर अगर हम डी को इस साइड ले जाते हैं तो एल एस प्लस डी बन जाएगा, तो ये रिलेशनशिप भी हमारा सही है। और डी क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस ई एस। सो अगर हमको यहाँ से डी कैलकुलेट करना हो तो ई एस को हम उस साइड मूव करेंगे तो डी हमारा हो जाएगा ई एफ माइनस ई एस। सो इसका आंसर हो जाएगा ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइज विद। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका एसएससी जेई में 2 बार पूछा गया है और ये आपका एस्टिमेशन के पार्ट के अंदर आया हुआ है हमेशा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इसने दिया है कि जो फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी होगी वो प्रोजेक्ट की किसकी होगी। आपको देखिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ इसमें कि आपको सर्च करना है कि इन चारों का क्या रोल होता है साइड पर। ये आपको सर्च करना है कि इन चारों का क्या रोल होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जेई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी वो होगी चीफ इंजीनियर की, क्योंकि जो अथॉरिटी जो टेक्निकल डिसीजन फाइनल ले सकता है वो हमारा चीफ इंजीनियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज। देखिए एक टास्क, स्पेसिफिक टास्क दे दिया मैंने इन सीपीएम, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको कैसे अपन क्या उसको कहते हैं, तो द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी तो हुई हमारी वो। अगर मैंने कहा कि मेरे को एक कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल करना है सीपीएम के थ्रू, तो वो हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल क्या हो जाएगी, हमारी एक्टिविटी होगी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द फ्लोट में भी देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया ताकि आपके फ्लोट से रिलेटेड जितने भी डाउट हो, जितने भी क्वेश्चन हो, यहाँ से हर एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में, तो आपको चारों ढंग से पढ़ने हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द फ्लोट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है फ्लोट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। इफ द फ्लोट इज पॉजिटिव द एक्टिविटी इज डिलेड बाय द पीरियड इक्वल टू टोटल फ्लोट, द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट डिलेड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इफ द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज नेगेटिव द डिले इन इट्स परफॉर्मेंस इज बाउंड टू डिले द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, अगर हमारा फ्लोट नेगेटिव होगा तो इसकी जो परफॉर्मेंस में डिले आएगा वो किससे बंधा हुआ होगा, हमारा कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम से, तो ये भी सही है। इफ द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी जीरो द एक्टिविटी इज क्रिटिकल, हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल पाथ पे जितना भी टोटल फ्लोट या स्लैक आता है वो कितना होता है, हमारा जीरो होता है। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है इसने, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। आपको ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इन चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट बेसिकली जो मेजर क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर डी से बनेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी ऑन सीपीएम नेटवर्क डायग्राम इज जनरली नोन एज। क्या कहता है कि कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी जो है आपके सीपीएम नेटवर्क डायग्राम में उसको किससे जानते हैं। देखिए हमने एक चीज़ तो पढ़ी है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई हम इवेंट को जानते हैं। इवेंट हमने कहाँ पढ़ा है कि इवेंट जो होता है हमारा वो कंप्लीशन या फिर स्टार्टिंग को डिनोट करता है। सो ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं, देखिए इवेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सर्कल और एलिप्स। तो ये क्या चीज़ होती है, ये भाई है हमारा नोड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना हमने। सो पिछली, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने अच्छे से समझा रखा है इसको आपको। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जब भाई हमारे ए और बी दोनों करेक्ट हो गए तो ऑल ऑफ द अबव तो होना ही है। और तीसरा ऑप्शन, इसको सीपीएम नेटवर्क डायग्राम में एक टर्म होती है कनेक्टर, वो भी इसको हम कहते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कल भी कहा था इसका क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं। डमी एक्टिविटी क्या होती है? सो यहाँ पर तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको एग्जाम में गिवन हो सकता है, आपको इनमें से जो भी मिले आपको राइट करके आना है। तो क्या होता है, डमी के अंदर आप हमेशा याद रखेंगे आर्टिफिशियल, ये वर्ड आपको याद रखना है डमी के लिए। मैं देखिए कीवर्ड बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में ये दिखते ही आपको डमी एक्टिविटी नोट करना है यहाँ पर। सो इट इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये भी हमने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है लास्ट क्लास का, पहले आप वो वीडियो देखें, देन आप ये क्वेश्चन सोल्व करें, तो आपको इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट डज नॉट कंज्यूम टाइम, और यहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, एंड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेना है हमको। द एक्टिविटी इज द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई में नहीं आएंगे। ये मैं इसलिए क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि इनमें से जो पॉइंट्स हैं उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। कभी भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला, क्योंकि एक लेवल अबव हो जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एई के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बट जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी इज द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि टाइम कौन कंज्यूम कर रहा है, हमारी एक्टिविटी तो कंज्यूम कर रही है। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द जॉब आर कॉल्ड इवेंट्स, हमने बिल्कुल अभी पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। अब सी के बाद पहले रहने देते हम डी पे चलते। लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली कनेक्टेड एक्टिविटीज एंड इवेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क, यही पढ़ा था हमने कि हमारा नेटवर्क होना चाहिए वो लॉजिकल और सिक्वेंशियल होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या कहता है, द एक्टिविटी विच कंज्यूम्स मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड अ नोड। जी नहीं, नोड हमारा इवेंट के बराबर ही होता है, और उससे कोई लेना देना नहीं है वो कितना टाइम हमारा कंज्यूम कर रहा है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर आपका कोई होगा तो वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइम, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आया हुआ है, आप इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, स्टार लगा दीजिए, इसके आगे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। देखिए मोस्टली लोग यही गलतियाँ करते हैं कि आपको क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर टाइम और कॉस्ट का ग्राफ बना के आते हैं, ठीक है, जबकि ये ऑप्शन में नहीं होता। देखिए इससे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई क्रिटिकल पाथ मेथड में किसके बीच में टाइम हो, किसके बीच का ग्राफ बनता है, तो यहाँ पर कॉस्ट और टाइम के बीच का ग्राफ नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट स्लोप अलग होता है, जबकि टाइम और प्रोग्रेस स्टार्ट होता है। ये टाइम और आपकी जो प्रोग्रेस को है उसको शो करता है। तो किस में बनता है भाई, बार चार्ट में भी बनता है, गैंट चार्ट में भी बनता है, माइलस्टोन चार्ट में भी बनता है, और क्रिटिकल पाथ मेथड में भी बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ पूरा का पूरा। बार चार्ट में क्या होता है, यहाँ पर टाइम होता है आपका, और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस शो करती है ये, ठीक है। तो ये आपकी इस टाइप से कुछ बार्स बनी होती है विच शोज द कंप्लीशन और स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया था, हेनरी गेंट ने इन 1920, ठीक है। बार चार्ट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेंगे किसी भी रिलेटेड। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय हेनरी गेंट, डेवलप्ड इन 1920। ये मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बीच में, प्रोग्रेस और टाइम के बीच में आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम नहीं बता पा रहे थे, कंट्रोलिंग की काम नहीं कर पा रहे थे इसमें, भाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा 2D डायमेंशन में ही अवेलेबल था। तो उसके लिए देखिए बार चार्ट और गैंट चार्ट तो यहाँ पर एक हो गया। इसके लिए हमने इसको जब थोड़ा मॉडिफाई किया तो माइलस्टोन चार्ट मिला। माइलस्टोन क्या होता है, इस टाइप के माइलस्टोन बनाते हैं हम स्टार या डायमंड शेप में, विच शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। यहाँ पर कंप्लीशन एक्टिविटी का पता नहीं चल रहा था, जैसा कि यहाँ अगर कोई कंप्लीशन हो जाती है तो यहाँ एक माइलस्टोन बन जाता है। सो माइलस्टोन चार्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बार चार्ट और गैंट चार्ट। क्रिटिकल पाथ मेथड हमने पढ़ी है, क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया, पर्ट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल पार्ट नेटवर्क हेल्प्स एन इंजीनियर। क्या हेल्प करता है इंजीनियर को, टू कंसंट्रेट हिज अटेंशन ऑन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात है। टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एडवांस एक्टिविटी टू क्रिटिकल एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको रिसोर्स लेवलिंग भी कह सकते हैं हम कि भाई देखो अब यहाँ पर आपको एक एक टर्म समझिए आप, क्या लिखा है इसने, रिसोर्सेज। मैंने क्या बोला था आपको, रिसोर्स क्या होता है, मैन पावर और मटेरियल, ठीक है। अब कोई एक ऐसी एक्टिविटी थी, मान लो क्लियरिंग ऑफ साइट, ठीक है, और एक है फाउंडेशन आया आपका क्रिटिकल एक्टिविटी में, क्लियरिंग ऑफ साइट आया नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में। अगर आपके पास 6 मजदूर है, ठीक है, तो आप क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इनमें से भाई 4 मजदूर को मैं लगा दूं, जबकि हमने जो शेड्यूल करा था उसमें था कि भाई हम 2 मजदूर लगा रहे थे फाउंडेशन में, 4 हमारे आ रहे थे नॉन क्रिटिकल में, तो मैं भाई 4 इसको इधर कर सकता हूँ 2+2
फाउंडेशन के लिए, क्योंकि वो मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है, वो टाइम पे कंप्लीट होनी जरूरी है, अदरवाइज हमारे पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी टाइम को बढ़ा देती है, अगर उसको डिले हुई तो वो पूरे प्रोजेक्ट के टाइम को चेंज कर देगी। सो यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि इट इज द नॉन क्रिटिकल एडवांस एक्टिविटी टू क्रिटिकल एक्टिविटी में रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देते हैं। टू बी थर्ड पॉइंट है टू बी कॉशियस फॉर अवॉइडिंग एनी डिले इन द क्रिटिकल एक्टिविटीज टू अवॉइड डिले ऑफ द होल प्रोजेक्ट, वही मैंने अभी आपको बताया जो, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम बाय विच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सेडिंग एक्टिविटी इज नोन एज, ये है आपका फ्री फ्लोट। देखिए फ्लोट की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताई थी, आप एक बार उसमें जाकर पढ़िएगा कल वाले वीडियो में, उसमें अच्छे से गिवन है। अगर आपने नहीं देखा है वो तो भी आपको यहाँ से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। द टाइम कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सेडिंग एक्टिविटी इज नोन एज फ्री फ्लोट। द आर्टिफिशियल एक्टिविटी, देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको एक डमी का क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि आपको एक वर्ड याद रखना है, कीवर्ड क्या था वो, कीवर्ड हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है ना। मैं अब इससे आगे क्वेश्चन नहीं भी पढ़ूंगा ना तो भी मेरे को मेरा आंसर मिल गया है कि इसका आंसर आएगा डमी, ठीक है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच इंडिकेट दैट एन एक्टिविटी फॉलोइंग इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कंप्लीटेड इज नोन एज द डमी। कैसे हुई अब ये, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि भाई हमारी ये एक एक्टिविटी थी, ठीक है, यहाँ से एक एक्टिविटी ये आ गई, अब ये एक्टिविटी आई यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लिया एक एक ग्रीन में डॉटेड डॉटेड हमारा आ गई ये डमी एक्टिविटी, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर दिख रही होगी। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी हो गया और ये ई मान लिया, ठीक है। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ई कैन नॉट बी स्टार्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ, ई कैन नॉट बी स्टार्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सी एंड बी, यही इस कहने का मतलब है मेरा। सो तो यहाँ पर हमारी ये कौन सी एक्टिविटी ने इसको रिप्रेजेंट करा, तो डमी एक्टिविटी को। सो हियर द आंसर इज डमी एक्टिविटी। आपको यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन डायग्राम नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो बहुत ईजी है, हमने पहले वाले वीडियो में भी समझाया है, नहीं समझ में आ रहे तो मैंने जो कीवर्ड्स बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। कीवर्ड से आपका काम हो जाएगा जेई के अंदर, आपको कहीं भी एई और जेई के एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल वर्ड देखते ही आप डमी को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल पाथ मेथड पर है। देखिए क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन बार चार्ट मेथड, बिल्कुल सही बात है भाई, अभी हमने पढ़ा। इट प्रोवाइड ए रियलिस्टिक अप्रोच टू डेली प्रॉब्लम्स, ये भी सही बात है। इट अवॉइड्स डिले विच आर वेरी कॉमन इन बार चार्ट्स, ये भी सही बात है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय मॉर्गन आर वॉकर ऑफ ड्यूपोर्ट एंड जेम्स ई केले ऑन रेमिंगटन यूएसए इन 1957, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव, ये चारों चीज़ें मैंने आपको कल डिस्कस करी थी कल के वीडियो में। CPM क्या है, CPM देखिए CPM के लिए आपको ये याद रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कितनी बार बन जाता है। सो इट इज़ अ सिंथेसाइजिंग इन कंसेप्ट एज बिल्ड ऑफ एक्टिविटीज ओरिएंटेड प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द टाइम एस्टिमेट इज इशूड फॉर रिपीटेटिव वर्क्स, ऑल ऑफ द अबव आपको याद रखना है, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों पॉइंट की डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। नाउ क्रिटिकल पाथ लाई अलॉन्ग द एक्टिविटीज़ हैविंग टोटल फ्लोट, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, फ्लोट हुआ या फिर स्लैक हुआ, क्रिटिकल पाथ के लिए कितना होगा, 0। कल ही मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लगाना है आपको 0। अब नाउ द क्वेश्चन इज द पिकअप द करेक्ट नेटवर्क फॉर द एक्टिविटीज ऑफ पोरिंग कंक्रीट, इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क एंड क्योरिंग ऑफ द कंक्रीट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या है, आपको एक करेक्ट नेटवर्क बनाना है कि पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप अगर आपको कंक्रीट, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा है कंक्रीटिंग करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मवर्क को इरेक्ट करोगे। भाई मैंने यहाँ फॉर्मवर्क लगाया, ठीक है, कंक्रीटिंग के लिए। नाउ अब मैंने फॉर्मवर्क सेट कर दिया है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, कंक्रीट को फिल करूँगा, सही है, ठीक है। कंक्रीट फिल हो गया, उसके बाद मैं इसकी क्योरिंग करूँगा और क्योरिंग के बाद वापस रिमूवल करूँगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी में हो रहा है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इज नोन एज, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, हमको सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड पूछा तो क्या होता है हमारा टाइम, ड्यूरेशन। यहाँ इवेंट को मत कर दीजिएगा, इवेंट तो होता है कंप्लीशन और स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। डमी में आपको बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, वी हैविंग 0 टाइम और 0 रिसोर्सेज। फ्लोट भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। Thank you everyone. Please follow our channel, share with your friends, subscribe our channel, and you can visit for more content
www.civilabhyas.com. Share this video to your friends. Thank you.